नमस्कार दोस्तों। इन दिनों बिहार की सियासत में एक नई तरह की परिवर्तन हुआ है। जैसा कि आप सभी को विदित है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड का एक नया गठबंधन, जिसे हम बिहार में महागठबंधन के नाम से जानते हैं, एक बार फिर से पुनः हुआ है। इसके पहले भी 2014 में यह गठबंधन या 13 में हुआ था। फिर आगे जाकर 2015 इसी के नेतृत्व में लड़ा गया, जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी और टोटल को महागठबंधन के नाम से जाना गया। इस महागठबंधन ने बीजेपी को पूरी तरीके से उस चुनाव में पराजित किया और उस चुनाव में महागठबंधन को लगभग 170 से 180 के आसपास सीटें आई, जो कि मुझे जहाँ तक याद है 2015 में आरजेडी को 80, जनता दल यूनाइटेड को 71 और कांग्रेस को 27 सीटें मिली और भाजपा केवल 55 सीटों पर रह गई। और अब जबकि एक बार फिर से पुनः नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड की पार्टी आरजेडी से गठबंधन कर, जिसमें जेडीयू और अब जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और कांग्रेस और लेफ्ट के सीपीआई-एमएल जैसी पार्टियां शामिल है, मिलकर एक मोर्चा बनाया है बिहार में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और देश में बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर होंगे। तो क्या यह संभव है? इस पर सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि नीतीश कुमार 2010 से ही पीएम मटेरियल के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जब उन्होंने 2010 का बिहार विधानसभा चुनाव बहुत ही मजबूत बहुमत से, 2/3 बहुमत से लगभग जीता था, तो उस समय से वो अपने आप को पीएम मटेरियल बता रहे हैं। आपको याद होगा कि एक इंडिया टुडे का प्रतिष्ठित मैगजीन है, उस पर भी उनका तस्वीर छपी थी। पीएम मटेरियल, उन्हें भविष्य का प्रधानमंत्री बताया गया था, भविष्य का पीएम मटेरियल। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये क्या संभव है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन सकते हैं? ये बहुत मुश्किल नज़र आता है, दूर की कौरी नज़र आती है, क्योंकि आज की जो परिस्थिति है, देश की जनता नरेंद्र मोदी पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती है, स्नेह करती है और उन्हें जनता में एक बहुत लोकप्रियता हासिल है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ 2014 के बाद से कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं आया है, वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत मजबूत काम करती है। और जहाँ तक नीतीश कुमार का सवाल है, नीतीश कुमार बिहार में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? बहुत मुश्किल। अगर ये गठबंधन के साथ जाते हैं तो उन्हें 15 से 17 सीटें ही मिल सकती है, और 15 से 17 सीटें पर लड़कर अगर वो 10-12 या मान ले 15-17 सीटें ही जीत गए, तो क्या इसके दम पर वो देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज के युग में प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी राष्ट्रीय पार्टी का पूर्ण समर्थन होना बहुत जरूरी है, और वो पूर्ण समर्थन के बिना, राष्ट्रीय पार्टी के पूर्ण समर्थन के बिना कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। तो इसीलिए यह बहुत मुश्किल नज़र आता है। और जब नीतीश कुमार का सवाल उठता है तो क्या ममता बनर्जी मान जाएंगी? ममता बनर्जी अपने राज्य में नीतीश कुमार से कहीं ज़्यादा मजबूत है, उनकी सीटें ज़्यादा जीतने की संभावना है। अरविंद केजरीवाल की, अगर नीतीश कुमार की छवि अच्छी है तो अरविंद केजरीवाल की छवि भी अच्छी है, और अब तो अरविंद केजरीवाल नीतीश कुमार से कहीं ज़्यादा सीटों पर फाइट करते हुए नजर आते हैं। देश के कुछ और राज्यों में भी उनकी थोड़ी बहुत जनाधार है। तो इन सब के बदले हुए परिस्थितियों में ये बहुत मुश्किल नज़र आता है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के
दावेदार तो हो सकते हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री बन जाए इसमें बहुत दूर की संभावना, बहुत मुश्किल है आज के परिस्थिति में। हाँ, कोई चमत्कार हो जाए और जिस प्रकार से 1977 में इंदिरा गांधी के तानाशाही के खिलाफ सारी पार्टियां एक हो गई थी, जिससे बेफोर्स कांड राजीव गांधी के खिलाफ हुआ था, उस प्रकार से कोई लहर बन जाए तब भले नरेंद्र मोदी पराजित हो सकते हैं, लेकिन ऐसा होता आज के परिस्थिति में मुश्किल नज़र आता है। और एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते मुझे तो लगता है कि इस बार बीजेपी 350 के आसपास सीटें जीत सकती है अकेले अपने दम पर। हाँ, कुछ राज्यों में नुकसान हो सकता है, बट वो इसकी भरपाई भी कुछ राज्यों में कर लेगी। तो ये बहुत मुश्किल नज़र आता है कि सारी पार्टियां नीतीश कुमार के पीछे खड़ी हो जाए। नीतीश कुमार जी ने कुछ अच्छा काम जरूर किया है। 2005 से 10 तक का उनका शासनकाल स्वर्णिम आप कह सकते हैं, परंतु 2010 से 2022 तक नीतीश कुमार ने बिहार में बंटाधार ही किया है बिहार का। हाँ, जरूर उनके राज्य में बिजली की स्थिति और सड़क की स्थिति सुधरी है, परंतु स्वास्थ्य में, शिक्षा में, इन सब पर बिहार अभी भी राष्ट्रीय तुलना में प्रति व्यक्ति आय, इन सब में बिहार बहुत पीछे है। इसके लिए सीधे तौर पर नीतीश कुमार ही की सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि 2005 से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इसलिए ये मुश्किल नज़र आता है। और आरसीपी सिंह पर वो आरोप लगाते हैं कि वह बीजेपी ने उनको नीतीश कुमार के सहमति के बिना, उनके सहमति के बिना मंत्री पद केंद्र में दिया। तो मुझे नहीं लगता यह सत्य है, यह बिल्कुल असत्य एवं असत्य बात प्रतीत होता है, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा था तो नीतीश कुमार उस समय रोक सकते थे। और आरसीपी सिंह एक आईएएस अधिकारी रहे हैं कि उनकी छवि ईमानदार और बहुत ही मजबूत नेता की रही है। भले ही कोई वो लोकसभा या विधानसभा का चुनाव न लड़े हो, परंतु आरसीपी सिंह का कद बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखते हैं आगे आने वाले दिनों में आरसीपी सिंह क्या करते हैं। नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं भेजा या मंत्री पद पर वो नहीं बने रह पाए, इसके लिए नीतीश कुमार ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। उन्होंने व्यक्तिगत खुन्नस में ऐसा किया। उन्हें डर था कि कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह का बढ़ता हुआ कद नीतीश कुमार के ही आड़े आ सकता है। बहरहाल अब बीजेपी विपक्ष में है और बीजेपी के पास एक सुनहरा मौका है कि वह बहुत ही मजबूती के साथ अपनी बातों को जनता के बीच रखे और जनता को अपनी ओर आकर्षित करे। भाजपा के पास नरेंद्र मोदी के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही प्रभावशाली मजबूत नेता है, जिसके अलावा अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की भी अपनी अपनी काफ़ी लोकप्रियता है। नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी जैसे भी प्रभावशाली नेता बीजेपी में आज मौजूद हैं। लेकिन इन सब के अलावा भी बीजेपी को चाहिए कि वो प्रदेश में एक मजबूत नेता नीतीश के समानांतर और तेजस्वी यादव के समानांतर उभारे। सुशील मोदी एक बीजेपी के बहुत ही मजबूत नेता रहे हैं, परंतु वह अभी दिल्ली की राजनीति में है, राज्यसभा के सदस्य हैं और भविष्य की राजनीति के लिए युवा चेहरे को भी बीजेपी को प्रोजेक्ट करना चाहिए, एक मजबूत नेता बनाना चाहिए। बीजेपी का जहाँ तक सवाल है
2015 के भले ही परिस्थिति अलग हो, लेकिन 2020 में बीजेपी को कहीं ना कहीं अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ना चाहिए था। यह कहीं ना कहीं एक बीजेपी ने आगे की सोच कर ऐसा फैसला लिया। खैर, राजनीति अपने तरीके से होती है, जो पार्टी के बड़े नेता सोचते हैं या उनकी जो उस समय की सोच होती है उस पर निर्भर करती है। लेकिन बीजेपी को चाहिए था कि वो नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी को देखना चाहिए। जो आदमी हर बार पाला बदलता हो, उसके क्या गारंटी कि वो पाला नहीं बदले। इसलिए बीजेपी को अपने दम पर बिहार में राजनीति करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि बीजेपी का भविष्य काफ़ी सुनहरा है, उज्जवल है। भले ही कुछ समय लग सकता है, परंतु वो समय अब मुझे दूर नहीं लगता जब बीजेपी अपने दम पर बिहार में सरकार बनाएगी और एक अच्छी सरकार देने में कामयाब रहेगी। और जिसके साथ मुझे लगता है बीजेपी को चिराग पासवान को भी अपने साथ लेना चाहिए, क्योंकि दलितों के एक बड़े नेता बिहार में आज के भी दौर में चिराग पासवान ही है। मुझे लगता है वो जीतन राम मांझी और पशुपति कुमार पारस से उनकी लोकप्रियता बिहार की राजनीति में, दलितों में और खास करके सभी समुदाय में, युवाओं में भी वो काफ़ी लोकप्रिय हैं। तो इसलिए बीजेपी का उनको साथ में अपने रखना चाहिए, ताकि इससे बीजेपी को भी राजनीतिक फ़ायदा पहुँचे। ये मेरा कुछ विश्लेषण था राजनीति पर। हो सकता है आप मेरी बातों से सहमत या असहमत हो सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक एंड शेयर।